हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओके शिवम। अगर आप लोग EMRS यूपी टीजीटी और DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं जी, और 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो वहाँ के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग वीडियो का 3rd पार्ट कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पहला ही क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसके जो PDF हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसकी इकाई है? तो आवेग की, कोणीय त्वरण की, संधारित्र की धारिता की, या फिर त्वरण की। किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट के बारे में बात करना है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, या फिर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो पहले का सही आंसर होने वाला है आवेग। आवेग का यह यूनिट होता है, इकाई होता है, ठीक है। आवेग की और भी यूनिट ध्यान रख सकते हैं, जैसे न्यूटन सेकंड, इसको न्यूटन सेकंड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 2 यूनिट होती हैं, दोनों यूनिट को ध्यान रख सकते हो, पूछ सकता है, ठीक है। अगर CGS में भी पूछे तो यहाँ पे CGS में ग्राम पर सेकंड होता है, ठीक है, ग्राम पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 4 मीटर और उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है, तब उसका विस्थापन कितना होना चाहिए? यहाँ पे बोल रहा है ए मैन वॉक्स 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 3 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नाउ हिज डिस्प्लेसमेंट की बात करना है, यहाँ पे विस्थापन की बात करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए सेकंड का? तो देखो, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है? दूरी जो होती है, तो दूरी किसी भी तरह से हो सकती है दूरी ये, लेकिन विस्थापन जो होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, विस्थापन है। अगर मान लो ये पॉइंट 2 है तो ये दूरी, अगर यहाँ पर मान लो ये 7 है, तो ये इसका जो विस्थापन हो जाएगा ये 5 ही होगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को यहाँ पे विस्थापन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 मीटर उत्तर की ओर और 4 मीटर पूर्व की ओर और 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। तो ये मान लो उत्तर है 4 मीटर और 3 मीटर पूर्व की ओर चलेगा, ये 3 मीटर पूर्व की चलेगा, तो इसका विस्थापन ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से होता है AB² = BC + AC², ठीक है। तो इस तरह से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd की ओर चलते हैं। एक निश्चित उपकरण प्रति मिनट में 1200 जूल की दर से ऊर्जा की खपत करता है, ठीक है। इस उपकरण द्वारा खपत ऊर्जा डॉट डॉट के समान है, किसके बराबर हो सकती है? तो 20 मीटर पर सेकंड प्रति वर्ग सेकंड, या फिर 20 न्यूटन के बराबर, या फिर 20 प्रति वर्ग सेकंड में किलोग्राम, या फिर 20 वाट के बराबर में। यहाँ पे जो आपकी यूनिट है उसको चेंज करके बताना है किस प्रकार में हो सकती है। ए सर्टेन अप्लायंस कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 1200 जूल्स, ठीक है, पर मिनट। दिस इज द सेम एज सेइंग दैट द अप्लायंस कंज्यूम्स। तो इसी के बराबर यहाँ पे नीचे जो चारों ऑप्शन दिया है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 20 वाट। कैसे होगा? देखो, ये इसकी जो यूनिट होती है 1 जूल पर सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 वाट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि यहाँ पे पर मिनट दिया है, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, 1200 जूल पर मिनट दिया है, तो इसको हम लोग अगर वाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1200/60 कर देंगे तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे 60 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 20, तो ये वाट में कन्वर्ट होगा। ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना। 1 जूल पर सेकेंड बराबर 1 वाट। अब यहाँ पे मिनट में दिया था तो हम लोग यहाँ पे भाग दे दिए 60 का, तो सेकेंड में आ गया, और सेकेंड में आ गया तो ये वाट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 20 वाट के बराबर होता है 1200 जूल पर मिनट। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, जो कि आपके DSSB यूपी TGT और
आपकी ई हमारे इसके लिए इक्वली हेल्पफुल है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, एक सरल रेखा के साथ गतिमान कण की स्थिति समय के साथ संबंध, इस संबंध से ये जो समीकरण दिया है x बराबर 6t स्क्वायर माइनस 5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में है और t सेकेंड में है। तो कण का प्रारंभिक वेग हम लोगों को बताना है। द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t, वेयर x इज ए मीटर, t सेकेंड, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करना है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो ये इक्वेशन दिया है इसका हम लोग सारा अवकलन कर देंगे, डिफरेंशियल, ठीक है, तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू दिया है यहाँ पे 6t स्क्वायर माइनस 5t, अब हम लोग यहाँ पे इसका अवकलन कर देंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसका कैसे होगा, यहाँ पे 2 गुणे 6t माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ पे 12t माइनस 5, ये आ गया आपकी वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रारंभिक, चूंकि t बराबर 0 प्रारंभिक वेग बताना है, प्रारंभिक वेग 0 होता है, प्रारंभिक वेग यहाँ पे t बराबर 0 पर इसकी चाल क्या होगी ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो जब t बराबर 0 यानी समय 0 होगा तो उस समय हम लोगों के यहाँ पे v बराबर t की वैल्यू 0 रख देंगे, 12 गुणे 0 माइनस 5, तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोगों की प्रारंभिक स्थिति पे निकल जाएगी 0, यानी जब स्टार्ट हुआ था उसी समय का। तो यहाँ पे v बराबर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, ये प्रारंभिक वेलोसिटी है, मतलब वह रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही, पीछे की ओर जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव के बारे में गलत है, गलत के बारे में बात करना है। Which of the following statement is false about pressure, प्रेशर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो दबाव एक सदिश मात्रा है, या फिर दबाव का जो आयाम है ये इससे निरूपित होता है, या फिर दबाव जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दबाव की इकाई का नाम दिया गया है, या फिर दबाव का जो फार्मूला है दबाव गुणे क्षेत्र बराबर बल होता है। प्रेशर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर ये ml के पावर -1 t के पावर -2, या फिर यूनिट ऑफ प्रेशर इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, या फिर प्रेशर इक्वल टू एयर, एरिया इक्वल टू बराबर फोर्स। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दबाव के बारे में जो गलत है तो ये है दबाव एक सदिश मात्रा है, ये गलत है, ठीक है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, यानी इसके जो आयाम है, इसका जो डायमेंशन है तो यही होता है, और दबाव एक अदिश मात्रा है, यहाँ पे सदिश नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे अदिश होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, बल बराबर क्षेत्र गुणे दबाव। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा गलत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ब्रेक का उपयोग करने के बाद एक कार को रुकने में 20 सेकंड लगता है, इस अंतराल के दौरान चलित दूरी क्या है। अगर ब्रेक 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण यानी मंदता का उत्पादन करती है, ए कार टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, ठीक है। द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल इफ ब्रेक्स प्रोड्यूस ए रिटार्डेशन ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मंदता यानी उसको त्वरण ही हम लोग बोल सकते हैं, निगेटिविटी त्वरण यानी रोकने वाला त्वरण। तो यहाँ पे इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों को पता है गति के समीकरण सभी को पता होना चाहिए, v बराबर u प्लस ए टी होता है पहला, और एक और होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, और लास्ट जो सेकेंड होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये पता है सभी लोगों को। अब इसी के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों को दिया क्या क्या है, तो देखो पहला ही समीकरण में हम लोग लगाते हैं इसमें v बराबर u प्लस ए टी में, तो हम लोगों को पता है अंतिम वेग जो है, क्योंकि गाड़ी रुक रही है अंतिम वेग 0 हो जाएगा, 0 प्लस u प्रारंभिक वेग जो भी है प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, ये बराबर है, अब अंतिम वेग 0 हो गया है, ठीक है,
और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, इसको फिर से कर देते हैं 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे फार्मूला रखा b बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, u रहेगा, ठीक है। और a की वैल्यू हम लोगों को दिया है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t की वैल्यू 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में रुकती है, ठीक है। ये एक फाइंड हो गया। अब हम लोग u बराबर यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसका फाइंड गुणा कर देंगे तो, ठीक है। चूंकि ये माइनस में है, माइनस 0.6, चूंकि यहाँ पे मंदता की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा समीकरण लगाएंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ पे अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग 12 हम लोगों को मिल गया है, प्लस 2 और ये दिया है आपका a माइनस 0.6, यस की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे यस बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 12 और ये 12 यानी 144, ठीक है। ये 12 स्क्वायर होगा क्योंकि यू स्क्वायर है, 12 बराबर हम 144 और अपान ये गुणा हो जाएगा तो 1.2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसका भाग देंगे तो यहाँ पे 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 120 मीटर। ब्रेक के उपयोग करने के बाद एक कार को रुकने में 20 सेकंड लगता है। इस अंतराल के दौरान चली दूरी क्या होगी अगर ब्रेक 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मंदता उत्पन्न करता है, रिटार्डेशन उत्पन्न करता है, तो उसकी दूरी कितना हो जाएगी, 120 मीटर दूरी तक वो चलेगा अगर 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मंदता से ब्रेक लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दो धातु के गेंदों को जब पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं तो उन पर बराबर उत्प्रेक्षण होता है, फिर कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। तो दोनों गेंदों में बराबर भार होना चाहिए, दोनों गेंदों में समान घनत्व होना चाहिए, दोनों गेंदों में एक समान आयतन होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7 का। तो यहाँ इसको भी देख लेते हैं। टू मेटेलिक balls when completely immersed in water have equal up thrust on them, then which statement is correct? Both balls must have equal weight, both balls must have equal density, या फिर both balls must have an equal volume। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ओनली सी, केवल सी, यानी दोनों गेंदों में एक समान आयतन होना चाहिए। बोथ बॉल्स मस्ट हैव एन इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। यानी जब दो गेंद धातु की गेंदों को पूरी तरह से पानी में डुबो जाता है तो उन पर बराबर उत्क्षेपण तब लगेगा जब उनका वॉल्यूम समान हो। जैसे जहाजों में आपने देखा होगा, जहाजों में भी आकार का रहता है, तो अगर दो जहाज है उसमें बराबर बल उतना ही ऊपर उठा रहेगा तो बिल्कुल सेम वॉल्यूम उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का आंसर थर्ड हो जाएगा, ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि समान समय के लिए दो अलग अलग द्रव्यमान पर समान बल लागू किया जाता है तो किस द्रव्यमान में अधिक गति होगी। दिया गया है कि आरंभ में दोनों द्रव्यमान विराम अवस्था में थे। यहाँ पे बताना है कि अगर यदि समान समय के लिए अलग अलग द्रव्यमान पर समान बल लागू किया जाएगा तो किस द्रव्यमान में अधिक गति होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। अधिक द्रव्यमान वाले निकाय में अधिक गति होगी, कम द्रव्यमान वाले निकाय में अधिक गति होगी, दोनों निकाय में द्रव्यमान पर निर्भर किए बिना समान गति होगी, या फिर निर्धारित ही नहीं किया जा सकता है। इफ सेम फोर्स अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट masses for same time, which mass will have more speed, ठीक है। तो बॉडी विथ मोर मास विल हैव मोर स्पीड, या फिर बॉडी विथ लेस मास विल हैव मोर स्पीड, या फिर बोथ बॉडी विल हैव द सेम स्पीड इज इरिस्पेक्टिव ऑफ मास, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, कम द्रव्यमान वाले निकाय में अधिक गति होगी, ठीक है। इसका सही आंसर कम द्रव्यमान वाले निकाय में अधिक गति होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो आपका वेलोसिटी ये व्युत्क्रमानुपाती होता है मास के वेलोसिटी, ठीक है। तो जो अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
6 kg द्रव्यमान का एक निकाय 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 किलोग्राम द्रव्यमान के दूसरे निकाय के साथ टकराता है, ठीक है, जो विराम अवस्था में है। टक्कर के बाद पहले निकाय का वेग 5 मीटर पर सेकंड, टक्कर के बाद दूसरे निकाय का वेग क्या होगा? ए बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड कोलाइड विथ ए सेकंड बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, ठीक है, which is the at rate after collision first body velocity is 5 मीटर पर सेकंड, the velocity of second body after collision will be कितना होगा, ठीक है, ये बात करना है इसके बारे में। इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, हम लोगों को पता है कि इसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग संरक्षित रहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो P बराबर रेखीय संवेग गुणे बराबर द्रव्यमान गुणे वेग यानी mv, P बराबर mv हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टकराने से पहले वाली स्थिति है, ठीक है, कोलिजन यानी फर्स्ट जब टकराया उससे पहले की वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, और m1 कितना दिया हुआ है 6 किलोग्राम, m2 दिया है 10 किलोग्राम और v2 0 दिया हुआ है, ठीक है। टकराने के बाद की स्थिति कितना दिया है u1 बराबर 5 मीटर पर सेकंड, m1 कितना दिया हुआ है 6 किलोग्राम और m2 10 किलोग्राम, ठीक है। संवेग संरक्षण के नियम से हम लोगों को पता है Pi इक्वल टू P, अब दोनों का संवेग संरक्षित रहेगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 6 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 0 बराबर 6 इंटू 5 प्लस 10 इंटू u2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, 19 प्लस 0 बराबर 30 प्लस 10 u2, ठीक है। तो 16 बराबर यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 10 u2, यहाँ पे u2 की वैल्यू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो ये इस तरह से फाइंड करना था, ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से दोनों की। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 9 का जो आंसर हो जाएगा सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल है, तो दोनों के लिए ज़्यादा लेवल भी कठिन नहीं है, आराम से कर सकते हो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का नया बल क्या होगा, ठीक है। पिछले बल का 1/3, पिछले बल का 3 गुना, पिछले बल का 9वां भाग, पिछले बल का 9 गुना। If the distance between two objects made 3 times, the new force of gravitation between them will become 1/3 of previous force, 3 times of previous force, 1/9 of previous force या फिर 9 times of previous force। देखो इसका जो फार्मूला होता है, दो पिंडों के बीच या फिर दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण लगता है F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है 3 गुना हो जाए, तो दूरी की वैल्यू हम लोग 3 गुना कर देते हैं, f डैश बराबर 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगी Gm1 m2 बराबर 9r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक कॉमन हो रहा है, f डैश इक्वल टू f बटे 9, क्योंकि f की वैल्यू है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये f की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे f की वैल्यू है ये, तो f बटे 9 यानी यह पिछले बल का इसका जो सही आंसर हो जाएगा पिछले बल का 9वां भाग, ठीक है। 1/9 था प्रीवियस फोर्स, यानी अगर वहाँ पे 3 गुना दूरी कर दिया जाए तो जो पहले बल लग रहा था उसका 9th पार्ट हो जाएगा, 1/9वां भाग, ठीक है। यहाँ पे 10 का आंसर 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या होगा जब एक साधारण लोलक निम्नतम स्थिति से
अपनी उच्चतम स्थिति पर तक दोलन करता है। What will be happening when a simple pendulum is a swing from a lowest position to its highest position? ठीक है, जब साधारण दोलक निम्नतम स्थिति से अपनी उच्चतम स्थिति तक दोलन करेगा तो क्या होना चाहिए? गतिज ऊर्जा अपने न्यूनतम तक कम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, या फिर स्थितिज ऊर्जा अपने न्यूनतम तक कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा अपने अधिकतम पर होगी, या फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होंगी, या फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों अधिकतम होंगे। तो यहाँ पे जो 11 का आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा अपने न्यूनतम तक होगी, तक कम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक कार त्रिज्या r के एक वृत्ति पथ के साथ एक नियत गति के साथ चल रही है। कार पर नियत अभिकेंद्री बल F है। फिर कार की गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कार की गतिज ऊर्जा के बारे में बात करना है। एक कार जो है एक नियत स्थिति पर चल रही है, मान लो एक गोलाकार ये स्थिति है और यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे उस पे जो ये कार चल रही है यहाँ पे ऐसे गोलाकार में, तो उस पे जो फोर्स लगेगा केंद्र की ओर तो वह R लगेगा। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी होगा वो v हो जाएगा और इस पे जो फोर्स बाहर की ओर लगेगा वो F लगेगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है F बराबर mv² अपान ये क्या है? अभिकेंद्री बल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को पता है 1/2 mv² होता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे Fr = mv² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको 1/2 और इसमें रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 Fr हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पहला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदिश राशि के लिए सही नहीं है? सदिश राशि के लिए सही नहीं है, इसमें दो सदिश राशि का सदैव योग रहता है। सदिश b से सदिश a का घटाव सदिश a से सदिश b के घटाव से अलग होता है। सदिश का अन्योन्य गुणन अदिश होता है, या फिर अदिश के साथ सदिश का गुणन सदैव सदिश होता है। Which of the following statement is incorrect about vector quantity? The addition of two vector is always a vector, या फिर subtraction of a vector a from vector b is different from subtraction of vector b from vector a, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज स्केलर, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर। तो यहाँ पे सही नहीं है, नॉट इनकरेक्ट के बारे में बात करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सदिश का अन्योन्य गुणन अदिश होता है, ये गलत है, बाकी सारे प्रोडक्ट सही हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज स्केलर। ठीक है, यहाँ पे अदिश नहीं सदिश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। एक कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है? ठीक है, एक कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पे किस प्रकार निर्भर करेगा? ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास mh, तो m² के रूप में m, या फिर m0, या फिर m0 के रूप में, या फिर m इनवर्स। तो देखो जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है बराबर 2gm/r, ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है, जहाँ पे आपका g ग्रेविटेशनल फोर्स है और m ग्रह का द्रव्यमान जिस ग्रह के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, और r जो है ग्रह की त्रिज्या हो गई, यानी जो वस्तु भेजा रहा है उसका द्रव्यमान इस पे है ही नहीं इस फार्मूले में, यानी जो आपका द्रव्यमान है वह m0 यानी द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। विशिष्ट गुरुत्व इतना, जो विशिष्ट गुरुत्व इतना वाले ढलवां लोहे का घनत्व कितना होगा? द डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.20 इज कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, बी, या फिर सी, या डी ऑप्शन। तो इससे कैसे फाइंड करेंगे? देखो विशिष्ट गुरुत्व का हम लोगों को जो पता है फार्मूला, हम लोगों को पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान अपान आयतन। ठीक है,
और यहाँ पे जो पदार्थ का घनत्व दिया है, पदार्थ का घनत्व बराबर विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व इनटू जल का घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे विशिष्ट गुरुत्व की वैल्यू हम लोगों को दी है 7.20 इंटू जल का घनत्व हम लोगों को पता है 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, पानी का घनत्व हम लोगों को पता रहता है, पहले से फाइंड है। अब यहाँ पे आयरन का घनत्व हम लोगों को निकालना है, लोहे का, ढलवा लोहे का। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 72, ठीक है, 7200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह से करना था, ये फार्मूला है, पदार्थ का घनत्व बराबर विशिष्ट गुरुत्व गुणे जल का घनत्व। इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के निकाय को 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ ऊपर की ओर गतिमान लिफ्ट में रखा जाता है, तो निकाय का आभासी वजन कितना होना चाहिए? निकाय का आभासी वजन, मान लो कि कोई लिफ्ट है, इसमें कोई बैठा है और यह लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, त्वरण के इतने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। यहाँ पे ये जो इसके आर लगेगा इधर, और इधर क्या लगेगा mg लगेगा। ठीक है, ये मूविंग ऊपर की ओर है तो त्वरण a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो फार्मूला बनेगा r माइनस mg, ठीक है, बराबर ma, जो बल लग रहा है ये है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग रख देते हैं r बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो mg प्लस ma, r बराबर m कॉमन ले लेते हैं g प्लस a। ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m का मान 10 दिया है और g की वैल्यू हम लोगों को पता है 9.8 दिया भी है और प्लस एक्सीलरेशन 2 है। यहाँ पे टोटल 118 आ जाएगा, 118 न्यूटन। यहाँ पे सही आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक पत्थर को इस मीटर के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? ए स्टोन इज थ्रोन vertically upward with a velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मैक्सिमम हाइट अटेंशन बाय द स्टोन इज, तो मैक्सिमम हाइट कितना प्राप्त कर सकता है वह पत्थर? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो इस फॉर्मूले से मैक्सिमम हाइट हम लोगों को फाइंड करना है। तो अंतिम वेग जो मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से हो जाएगा, -2 इंटू ए कितना हो जाएगा 9.8, और यस कितना है, यस हम लोगों को फाइंड करना है कितना ऊंचाई जाएगा अधिकतम। तो यहाँ पे जो यस की वैल्यू आ जाएगी, यस बराबर 9.8 का स्क्वायर अपान कर देंगे तो ये 2 इंटू 9.8 इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9.8 से 9.8 कट गया और इसका 2 से भाग देंगे तो यस बराबर 4.9 इतना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। 4.9 काफ़ी आसान था, गत के द्वितीय समीकरण से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक बल कहाँ लगते हैं? एक ही वस्तु पर विभिन्न वस्तुओं पर समान दिशा में या फिर ए और सी दोनों से ही। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक विभिन्न वस्तुओं पे लगते हैं। न्यूटन के थर्ड नियम से हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग कोई टेबल को धक्का दे रहे हैं तो इधर प्रतिक्रिया होगी तो यह इधर क्रिया होगी तो इधर प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा, लगाए गए बल पे, बल और विस्थापन के बीच के कोण पे, या फिर वस्तु के प्रारंभिक वेग। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड, एंगल बिटवीन फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो 19 का सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक,
वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वर्क डन बाई ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है ये। नीचे दिए गए आलेख में सीधी रेखा ए बी क्या दर्शाती है? जो आपका आलेख दिया है ए बी, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो आपका सीधी रेखा क्या दर्शा रही है। ठीक है, तो आप सभी को पता है वेलोसिटी और टाइम अगर सीधे मतलब लगातार चल रहा है तो वहाँ पे त्वरण दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा त्वरण जो है स्थिर त्वरण है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन ए बी इज ग्राफ शोन बिटवीन इंडिकेट्स इज, यहाँ पे अगर वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर सीधी रेखा है तो यहाँ पे त्वरण जो है एक समान त्वरण है। ठीक है, स्थिर कांस्टेंट त्वरण। तो आई होप ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहे हो। ये जितने भी सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, खासकर अगर आप EMRS DSSB और UPTGT के लिए अगर दे रहे हैं तो आप सभी लोग इस सीरीज को कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर देखना, ये तीसरा वीडियो है लगभग, और ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन सभी में शेयर जरूर करना।